Hello students, hope you have learned all the chapters and question answers I have given. Now we will move to the next question, that is भाषा बोध। हिंदी में भाषा बोध के प्रश्नों को करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है क्योंकि वह पूरी तरह से व्याकरण पर निर्भर होता है। व्याकरण को अगर आप समझ लेते हैं तो इस पाठ को समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो भाषा बोध का पहला प्रश्न है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद, वर्ण क्या होता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि ABCD जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। हिंदी में अल्फाबेट क्या होता है? वर्णमाला। क ख ग आ ई इसे ही वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं और उस वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। जब हम व्यंजन और स्वर को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कैसे बता दूंगी। यह है मुकुट। मुकुट में पहला जो वर्ण है वो है मु, म और उ की मात्रा। तो पहले हम लिखेंगे म। अब क्योंकि म क्या है? एक व्यंजन है, तो व्यंजन में स्वर जो है वो मिश्रित रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो अब हम इसे अलग अलग कर रहे हैं तो उसके नीचे में हम लगाएंगे हल चिन्ह। अब ये क्या हो गया? म आधा हो गया। इसके बाद में हम स्वर लिखेंगे उ। जैसा कि यहाँ पे छोटा उ की मात्रा लगी हुई है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम छोटा उ लिखेंगे क्योंकि स्वर अपने आप में संपूर्ण होता है, इसलिए उसके नीचे में हम हल चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगला वर्ण है क। का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे भी नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में फिर उ की मात्रा, फिर ट, नीचे हल चिन्ह, फिर यहाँ पे अ, क्योंकि ट में अ लगेगा तभी जाकर के ये ट पूरा उच्चारण के लिए बन पाता है। इस तरह से अगर किसी वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो उसमें अ जुड़ा हुआ होता है। यह बात हमको समझ आनी चाहिए। आ रहा है सबको समझ में? अब दूसरा शब्द देखते हैं, संसार। संसार पहला शब्द है, पहला जो वर्ण है वो है स। तो स के नीचे हम क्या लगाएंगे? हल चिन्ह, क्योंकि हम इसमें से स्वर को अलग कर रहे हैं। उसके बाद स में क्या जुड़ा हुआ है? अ। अब उसके बाद इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? अम। तो यहां पे हम लिखेंगे अम। अब स, उसके नीचे हल चिन्ह, फिर अ, उसमें फिर आ की मात्रा। तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगी हुई है। फिर अगला वर्ण है र। र के नीचे हल चिन्ह और यहाँ पे अ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी वर्ण बिना अ के उच्चारण के योग्य नहीं होता है। तीसरा शब्द हम देखते हैं शिक्षित। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई, तो यहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स के पहले छोटी की मात्रा, तो हमें छोटी की मात्रा को पहले लिखना होगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम जिसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण हम किसका कर रहे हैं? श। शिक्षित। तो श का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे श लिखेंगे, नीचे हल चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में छोटी ई है तो छोटी ई लिखेंगे। उसके बाद में क्या है? ये श। अब ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये जो श है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इसमें पहले से ही दो व्यंजनों का मिश्रण है, तो उन दोनों व्यंजनों को हम पहले अलग अलग करेंगे। तो कौन कौन से इसमें वर्ण हैं? क हल चिन्ह, श हल चिन्ह, फिर छोटी, फिर त हल चिन्ह लगाएंगे, फिर अ। शिक्षित। ध्यान से देखिए एक बार, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो श वर्ण है वो क और श के मेल से बनता है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका प्रयोग किया है। ये दोनों वर्ण मिलकर ही इस वर्ण को बनाते हैं। अब अगला है सपुत। बहुत ही सरल है ये, जैसा कि आप ये तीनों कर चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल बन जाएगा। स हल चिन्ह लगाएंगे, अ, फिर प,
नीचे हर चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे बड़ा ऊ लिखेंगे। फिर है त, नीचे हर चिन्ह लगाएंगे, फिर अ। इस प्रकार से यह बिल्कुल पूरी तरीके से सही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो बहुवचन रूप में दिए गए हैं। आप सभी लोग को पता होगा एक वचन और बहुवचन क्या होता है। जब कोई भी वस्तु एक सिंगल होती है, एक होती है, तो उसको एक वचन कहा जाता है, और जब एक से अधिक हो जाती है तो उसको कहा जाता है बहुवचन। तो यहाँ पे जो रूप दिया हुआ है शब्द का वो है बहुवचन। धाराएं, धाराएं, तो इसका एक वचन क्या होगा? धारा। दूसरा शब्द है नदियां। नदियां यानी कि बहुत सारी नदियां, तो एक होगी तो क्या कहलाएगी? नदी। यहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, जब कोई भी शब्द एक वचन में होता है तो अक्सर जब उसके पीछे, उसके बाद में, लास्ट वाले शब्द में, लास्ट में जो मात्रा लगी होती है वो बड़ी ही होती है। तो जब वो बहुवचन में आता है तो वो अपने आप वो छोटी की मात्रा हो जाती है और साथ में यह लग करके चंद्र बिंदु लग जाता है। तो जब आप बहुवचन बनाएंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, तो भी आपको यही ट्रिक काम में लानी है। यहाँ पे बड़ी लगी हुई तो यहाँ पे ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी और यहाँ पे या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है। तीसरा शब्द है वनों। अब वनों यानी कि बहुत सारे वनों को, वन के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर एक है तो क्या कहलाएगा? वन। बहुत ही सरल है ये, आप सभी को आना ही चाहिए इसको, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। पर्वतों, पर्वतों मतलब बहुत सारे पर्वत है यहाँ पे, तो एक होगा तो क्या हो जाएगा? पर्वत। हरियालियां, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हरियाली। निवासियों, किसी एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो एक सिंगल होगा तो क्या हो जाएगा? निवासी। होप आप लोगों को सबको समझ में ये आ रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न भाषा बोर्ड का। तो हमारा तीसरा प्रश्न है शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब उसी शब्द को हम और किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी, सबको पता है पृथ्वी किसे कहते हैं। पृथ्वी को हम धरा भी कहते हैं और धरती भी कहते हैं। दिन, क्या होता है दिन? आज का दिन कौन सा दिन है? जो भी दिन है, दिन के आगे हम नाम लिखते हैं, नाम के आगे में हम क्या लगाते हैं? वार। तो वार का मतलब भी दिन ही होता है, वार। और दूसरा क्या है इसका शब्द? वासर। एक शब्द वासर भी होता है। तीसरा शब्द है रात, बहुत ही कॉमन वर्ड है रात। इसे हम निशा भी कहते हैं और रात्रि भी कहते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं इसके। यहाँ पे हमें से दो दो पूछा गया है, इसलिए हम केवल दो दो ही लिख रहे हैं। नभ, नभ आकाश को कहते हैं। और क्या कहते हैं नभ को? आसमान। नदी, क्या है नदी का दूसरा नाम? सरिता। और तटनी, क्योंकि नदी के दोनों किनारे पर तट होते हैं, इसलिए इसे तटनी भी कहा जाता है। संसार, जग, जगत। इस प्रकार भाषा बोर्ड के हमारे तीनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं।